नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। आपको अभी तक संविधान के 10 क्लासें उपलब्ध हो गई होंगी और ये हमारी और आपकी 11वीं क्लास है, जिसमें हम संविधान के भाग 4 को पढ़ेंगे। इस पर हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ने वाले हैं। आगामी दिनों में दीपावली है। कल की बात करें तो दीपावली है, दीपों का प्रकाश का इसे त्योहार कहते हैं। इस त्योहार की अगर बात करें तो भगवान राम अपनी नगरी को वापस आए थे, इसीलिए बड़े उल्लास के साथ ये त्योहार बनाया जाता है। इसी अवसर पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नया बैच, जिसमें हमारी टीम जो है उसमें कुछ लोग और आ गए हैं। इसमें हमारी टीम में जुड़ गए हैं रीजनिंग वाले सर मयंक जी, और मैथ के भानु सर जुड़ गए हैं। रोहित जी हिंदी के लिए है ही हैं। इसमें जो यूपी कांस्टेबल के लिए बैच हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, इसमें हम आपको देने वाले हैं कुछ स्पेशल क्लासेज, कुछ स्पेशल यूपी स्पेशल ध्यान रखकर बनाया गया है। जो आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपीआरओ हो या यूपी पीसीएस हो या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, यूपी कांस्टेबल हो, जेल वार्डन हो या सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, इसको हम निश्चित क्लासों में और निश्चित जो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, प्रैक्टिस के साथ भी हम इस अपने चैनल पर ये बैच उपलब्ध कराएंगे। आपको ये स्पेशल क्लास डेली मिलेगी, लिमिटेड समय में मिलेगी। अगर बात करें हम लोग तो क्रम से हम इसको पढ़ेंगे, लगभग 12 से 14 क्लासों में हम इसको खत्म कर देंगे। इसके बाहर यूपी स्पेशल का कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। आगामी जनवरी महीने में अगर देखें तो यूपी सब इंस्पेक्टर का हो सकता है एग्जाम लग जाए आप लोगों का। उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश का परिचय, देखेंगे कि उसकी भौगोलिक सीमाएं, क्षेत्रफल, उसके पड़ोसी राज्य, उसके पड़ोसी देश कौन सा, उसमें कौन सा बॉर्डर लगता है। इसके अलावा यूपी की जल प्रणाली है, इस पे हो सकते हैं हमें 2 लेक्चर देने पड़े, 2 क्लासेस देनी पड़े। नहरें, झीलें और सिंचाई, जलवायु, मिट्टी और कृषि। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूपी में जो वन है, वन्य जीव है, खनिज है, अभ्यारण्य है, पंछी विहार है। इसके अलावा वन रिपोर्ट जो 2023 है, उत्तर प्रदेश का वन रिपोर्ट में कौन सा नंबर है, कितने % वन है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना, जनसंख्या, ग्रामीण, शहरी, लिंगानुपात आदि सारे डाटा के साथ पढ़ेंगे। इसी क्लास में हम देखेंगे प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा, कौन से स्थल है। हम पढ़ेंगे कि मध्यकाल में कौन कौन से राजा हुए। इसी कड़ी में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश में कहां कहां क्रांति हुई, कौन कौन से क्रांतिकारी थे, कौन कौन से उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुए, कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए। ये सारे चीजें डाटा हम पढ़ेंगे। यूपी में जो मस्जिद हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, तीर्थ स्थल हैं, उनको पढ़ेंगे। स्थापत्य शैली में देखेंगे कि हमारे यहाँ कितने मेले होते हैं, नृत्य कितने हैं, त्योहार कितने हैं, कजरी क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। प्रमुख व्यक्तित्व जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, कुछ प्रमुख साहित्यकारों को पढ़ेंगे। धार्मिक स्थल, पर्यटक स्थल या बुद्ध सर्किट कहाँ बनाया जा रहा है, रामायण सर्किट कहाँ बनाया जा रहा है। प्रशासनिक ढांचा में देखेंगे मंडल, जिला, तहसील, ग्राम पंचायत को कैसे बांटा गया है। विधान व्यवस्था में देखेंगे विधान परिषद को देखेंगे, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, विधान परिषद में कितने लोग होते हैं, विधान परिषद में कौन कौन वोटिंग करता है, कितने मनोनीत होते हैं। इनके अलावा हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का बजट का जो आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है वो कौन से नंबर पर हो गया है, कब हमारा उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे परिवहन, इसमें सड़क, रेल मार्ग, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने का रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश ने बना लिया है। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाने का रिकॉर्ड भी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्व में चलाई गई योजनाएं, इससे पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनको भी देखेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य, हमारे उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं, कितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं, कितने एम्स हैं, इनको देखेंगे। खेल पुरस्कार देखेंगे, कौन कौन से उत्तर प्रदेश सरकार पुरस्कार देती है। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई स्कीमें कौन है। पर्यावरण, बाढ़, सूखा, आपदा से जुड़ी हुई हम सीरीज देखेंगे, क्या सरकार प्लान करती है, कौन कौन से संस्थान है। इसके अलावा आगामी 10
वीडियो आपके लिए होंगे जो 30-30 मिनट के होंगे, जिनमें हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे ये पूरा यूपी स्पेशल के सारे प्रश्न जो विगत परीक्षा में आए हुए हैं या संभावित जो परीक्षाएं उसमें प्रश्न बन सकते हैं। हमारी टीम में कुछ सदस्य और जोड़े गए हैं जो आपको पीडीएफ लगातार उपलब्ध कराएंगे। तो दीपावली के अवसर पर हमारी टीम बड़ी हो रही है, आप लोगों की बड़ी खुशखबरी है। पर हमें अगर पढ़ना है तो पढ़ने का सीधा एक माध्यम है, हम इसमें दूरस्थ शिक्षा ले रहे हैं। आप दूर बैठे हैं, हम बड़ी दूर से आपकी क्लास ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर हमारे नजदीक होते तब भी आपसे हमारा निवेदन होता कि आपको अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। इस दूरस्थ शिक्षा को हम नजदीक जाके आपके पहुंचते हैं। आप कमेंट के माध्यम से कोई भी प्रश्न, किसी भी समस्या, किसी भी टॉपिक, किसी भी विषय को लेकर आप कमेंट करके हमें अवगत करा सकते हैं। हमारी टीम, हम तक और मैं स्वयं आपके कमेंटों का उत्तर और उसमें जो भी सुधार होंगे वो सुधार हमारी टीम करेगी, हमारे द्वारा भी वो सुधार होंगे। तो आगे चलते हम आज की क्लास पर। आज की क्लास हमारी है संविधान का भाग है 4, और इस संविधान के भाग 4 में क्या है, कब जोड़ा गया, कहां से उधार लिया गया, इन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो हम देखें तो संविधान का जो भाग है हमारा 4। इस 4 की बात करें तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें क्या है। सबसे पहली बात आती है इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो इसमें वर्णन किया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब बात आती है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये जो नीति निदेशक तत्व हैं इनमें कितने अनुच्छेद हैं। तो अभी तक आपने मौलिक अधिकार पढ़े थे, तो मौलिक अधिकार खत्म हो गए थे आपके 35 से। तो ये नीति निदेशक तत्व शुरू हो रहे हैं अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हमारे नीति निदेशक तत्व हैं। अगर हम बात करें कि जो नीति निदेशक तत्व हैं ये कहां से लिए गए हैं, तो इनको ग्रहण कहां से किया गया है, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो वह कौन सा देश है। तो अगर हम देखें कि वह कौन सा देश है, तो देश का नाम क्या है, आयरलैंड। अगर हम बात करें कि दुनिया में विश्व में पहली बार ये तत्व कहां लाए गए थे, तो एक देश है उसका नाम है स्पेन। तो नीति निदेशक तत्वों की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन था, स्पेन। भारत ने नीति निदेशक तत्व जो हैं वो किस देश के संविधान से लिए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। जब हमारे देश के संविधान बनाने वाले लोगों ने या संविधान सभा के सदस्यों ने जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो जो मौलिक अधिकार हैं उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग वो कहलाए जो किसी के जन्म लेते ही प्रदान कर दिए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मौलिक अधिकार अर्थात भाग 3। और एक ऐसे अधिकार हैं जो भाग 4 में वर्णित किए गए, जो भविष्य में राज्य का कर्तव्य होगा कि इन्हें वो क्या करे, जारी कर दे। तो राज्य धीरे धीरे हमारा डेवलप हो रहा है और धीरे धीरे कुछ अधिकार दे भी रहा है, और भाग 4 के कुछ वर्णन जिन बातों का किया गया है उनको ट्रांसफर करके भाग 3 की ओर भी ले गए हैं। तो हम चलते हैं फिर से अपने भाग 4 पर। भाग 4 ये किसके द्वारा जारी किए जाएंगे, अगर प्रश्न पूछा जाएगा किसकी जवाबदेही होगी, तो किसके द्वारा जारी होंगे। तो ये जारी कौन करेगा, राज्य जारी करेगा। राज्य अगर जारी करता है तो एक अच्छे राज्य की गुणवत्ता होगी, एक आदर्श राज्य बनाएगा। परंतु ये हमें मिलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो हम न्यायालय से इन्हें मांग नहीं सकते हैं। जैसे भाग 3 पर हम न्यायालय से मांग सकते थे, भाग 4 पर हम न्यायालय से मांग नहीं सकते हैं। अर्थात ये जो हैं न्यायोचित नहीं है। अर्थात ये अगर हमको नहीं मिल रहे हैं तो हम न्यायालय से मांग नहीं कर सकते हैं। परंतु अगर ये हमें मिलते हैं
तो हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं? सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव डालने वाला कौन सा भाग है? भाग 4 है। अब हम चलते हैं इस भाग में कौन कौन से हमारे अधिकार हैं, कब कब हमको दिए गए, उसमें बढ़ोतरी कब करी गई, कब संशोधन किए गए। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं। इसे अगर देखें हम तो इसकी एक खास बात है, नीति निषेध तत्वों को 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं? तो वो भाग हैं गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, और अगर देखें एक है गांधीवादी विचारधारा और दूसरा क्या है? समाजवादी विचारधारा। गांधीवादी विचारधारा, दूसरा है समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा या समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, और एक हमारा है तीसरा जिसे कहते हैं उदारवादी सिद्धांत। तो पूछेगा आपसे प्रश्न कि नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? भाग हैं इसके 3। पहला भाग कौन सा है? गांधीवादी सिद्धांत। दूसरा कौन सा है? समाजवादी सिद्धांत। तीसरा क्या है? उदारवादी सिद्धांत है। तो ये जो मौलिक जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं ये 36 से जो 51 तक हैं। इसमें हम सबसे पहले एक सिद्धांत को जानते हैं, गांधीवादी सिद्धांत। इसमें हम सारे अधिकारों को पढ़ेंगे पर सिद्धांत अलग अलग हैं, इसलिए हम क्रमागत रूप से अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे, सिद्धांत के अनुसार हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है जिसका नाम क्या है? गांधीवादी सिद्धांत। तो पहला हम अधिकार देखते हैं जिसे क्या कहते हैं? गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत। अब अगर हम देखें गांधीवादी सिद्धांत में क्या आता है, तो गांधीवादी सिद्धांत में अगर देखें हम तो इस सिद्धांत में आते हैं कुछ अनुच्छेद। अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं? तो पहला अनुच्छेद इसमें आता है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 का बी। इसी में आता है अनुच्छेद की अगर बात करें 47, इसी में आता है अनुच्छेद 48। तो ये अनुच्छेद जो हैं वो किस विचारधारा संबंधित हैं या किस सिद्धांत संबंधित हैं? तो सिद्धांत है गांधीवादी सिद्धांत। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 का बी, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, इनका संबंध किससे है? और इसी में एक और हम देख लें तो अनुच्छेद एक बीच में छूट रहा है जिसका नाम क्या है? 46। 40, 43, 43 का बी, 46, 47, 48 ये किससे संबंधित हैं? गांधीवादी सिद्धांत संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। इसमें हमको पढ़ना है अनुच्छेद 40 पढ़ना है। तो अनुच्छेद 40 देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 जो है वो क्या कह रहा है हमसे? तो अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में किया गया है। अब हम पूरे संविधान को देखते हैं कि संविधान जब बन रहा था तब हुआ क्या। संविधान सभा में एक व्यक्ति नहीं है, उनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाहते हैं, इसीलिए उसको गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है, कि गांव को अगर मजबूत करना है तो ग्राम पंचायत बड़ी जरूरी है। किसी राष्ट्र के निर्माण में गांव का योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर गांव विकसित होते हैं तो अपने आप देश विकसित हो ही जाएगा। तो महात्मा गांधी जी चाहते हैं कि ग्राम पंचायत का गठन हो। इस मुद्दे को लेकर थोड़ा सा उनका विवाद है, वो है भीमराव अंबेडकर के बीच में। तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य में किस आर्टिकल को लेकर थोड़ा सा आलोचनात्मक रहे, वो है ग्राम पंचायत
का गठन। तो ग्राम पंचायत हमारे यहाँ अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया और फिर एक समय ऐसा आया जब ग्राम पंचायत को लेकर एक ट्रायल शुरू किया गया। हमारे देश में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बलवंत राय मेहता साहब। बलवंत राय मेहता, इनको बुलाया गया सरकार की तरफ से वर्ष 1957 में। ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए पहली कमेटी कौन बनी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। तो ग्राम पंचायत के गठन के लिए गठित पहली कमेटी कौन थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि 3 स्तर की ग्राम पंचायत हो, यानी ग्राम पंचायत का चुनाव हो, क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, और एक चुनाव और बता रहे हैं, उसका नाम क्या है? जिला पंचायत। जिला पंचायत। तो बलवंत राय मेहता साहब ने बताया कि पंचायती राज जो कमेटी होगी उसके 3 स्तर होंगे और इस कमेटी का या जो भी बनेगा इसका कार्यकाल कितना होगा? तो इनके द्वारा बताया गया कि कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्षों का कार्यकाल होगा। अब सरकार के पास रिपोर्ट गई, सरकार ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया और हमारे उस तत्कालीन समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इस व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया। तो आपसे पूछेगा कि ग्राम पंचायत व्यवस्था को किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री जी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब यह शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। किस कमेटी के सुझाव पर शुरू किया गया? तो बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझाव पर। किस राज्य से शुरू किया? तो राजस्थान से। उस राज्य के किस जिले पर ट्राई किया गया? नागौर जिले पर ट्राई किया गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सत्ता का परिवर्तन हुआ और सत्ता के परिवर्तन के पश्चात 20 वर्षों के पश्चात फिर से एक कमेटी बनाई गई, वो है ग्राम पंचायत की दूसरी कमेटी। तो ग्राम पंचायत की दूसरी कमेटी का नाम क्या है? द्वितीय कमेटी या द्वितीय समिति। उस समिति को अगर देखें हम तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम क्या था? तो दूसरी समिति के अध्यक्ष हैं अशोक मेहता साहब। अशोक मेहता। ये कमेटी कब बनी है? 1977 में बनाई गई। ये कमेटी कहती है कि ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है उसे कितना कर दिया जाए? तो ये कमेटी कह रही है ग्राम पंचायत का कार्यकाल, हो सकता है आप लोगों को कलर में दिक्कत आ रही हो, चेंज कर देते हैं इसे। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 4 वर्षों का कर दिया जाए। तो कौन सी कमेटी थी जिसने ग्राम पंचायत के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष करने का सुझाव दिया था? वो थी अशोक मेहता कमेटी। इन्होंने सुझाया कि स्तर कितने होने चाहिए? तो उन्होंने बताया 2 स्तर होने चाहिए। तो 2 स्तरीय व्यवस्था किसने बताई है? अशोक मेहता द्वारा बताई गई है। फिर आ जाते हैं हम तीसरी कमेटी। तो तीसरी कमेटी की बात करें तो ये बनाई गई है 1985 में। जी.वी.के. राव कमेटी। ये जी.वी.के. राव साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष ही होना चाहिए। कितने वर्ष बता रहे हैं? 5 वर्ष होना चाहिए। फिर आगे चलकर चौथी कमेटी बनी, चतुर्थ समिति।
ये चतुर समिति जो बनी है ये किस वर्ष बनाई गई है? वर्ष 1986 में। ये बनाई गई है एम.एल. सिंघवी कमेटी। एम.एल. सिंघवी कमेटी। इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत को हमें संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। तो काहे की मांग कर रहे हैं? संवैधानिक दर्जा की मांग कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक कमेटी बनी है थुंगन समिति। थुंगन समिति कब बनी है? 1988 में। 1988 के बाद सरकार को लगा कि अब ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे ही देना चाहिए। इस टाइम की अगर बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी संसद पर एक बिल लेकर आते हैं, वो बिल था 64वां संविधान संशोधन। पर यह बिल राजीव गांधी की सरकार पारित नहीं करा पाई और फिर आगे चलकर सत्ता का परिवर्तन हुआ और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, फिर चंद्रशेखर साहब बने। फिर चंद्रशेखर के पश्चात पहली बार एक ऐसी सरकार बनी जिसने गठबंधन के कितने साल पूरे किए थे? जिसने गठबंधन के 5 साल पूरे किए। तो नरसिम्हा राव के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ था कि गठबंधन की सरकार ने कितने साल पूरे किए थे? 5 वर्ष। इससे पहले गठबंधन की सरकारें बनी थी पर उनके किसी के 5 साल पूरे नहीं हुए थे। तो इस सरकार ने एक संशोधन पास किया, नोट करके आप लिख सकते हैं। कब पास किया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1992 में दिया गया। इस कानून को 24 अप्रैल 1993 को प्रारंभ कर दिया गया। तो ग्राम पंचायत व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? 24 अप्रैल 1993 को। ये दिन है बलवंत राय मेहता का जन्मदिन। इसी दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती दिवस। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब होता है बच्चों? 24 अप्रैल को होता है। बलवंत राय मेहता को एक उपनाम दिया गया। पूछेगा बलवंत राय मेहता साहब को क्या कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता साहब को क्या कहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहते हैं या पितामह कहते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन थे? बलवंत राय मेहता जी। थोड़ी बातें और देख लेते हैं, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। पंचायती राज व्यवस्था में पूछेगा विषय कितने हैं? पंचायती राज व्यवस्था में अगर देखें तो विषय कितने हैं? तो इस पर विषय हैं 29 विषय हैं। तो आपसे बच्चों पूछेगा ग्राम पंचायत व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। प्रश्न पूछेगा कि पहली बार हमारे देश में महिला जो आरक्षण लागू किया गया वो किन चुनाव में लागू किया गया? तो ये जो 73वां संविधान संशोधन है, इस 73वें संविधान संशोधन में 33% महिला आरक्षण लागू है। महिला आरक्षण लागू है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार ने 106वां संविधान संशोधन पास कर दिया है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। पर हमारे देश में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के तहत स्थानीय चुनाव में महिलाओं को पहली बार 33% आरक्षण दिया गया था। कुछ बात है और देखते हैं हम इसमें। अगर बात करें हम बिहार की, मध्य प्रदेश की, उत्तराखंड की और हिमाचल प्रदेश की, तो इन राज्यों ने महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है। तो हमारे देश में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर महिला आरक्षण 33 से भी ज्यादा है या 50% है। ये महिला जो आरक्षण जिन राज्यों में 50% है, ये जेंडर गैप, लैंगिक समानता के लिए लाया जा रहा है। महिला और पुरुष में बराबरी हो, महिला और पुरुष केवल कथानक कहने की बातें ना हो, रियल धरातल पर भी ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसलिए इस कानून को पारित किया गया, चाहे वो 73वां संविधान संशोधन हो या 106वां संविधान संशोधन हो। हमारी सरकार में
हमारे यहाँ विधान बनने में महिलाओं की भी बढ़ चढ़कर भागीदारिता हो, इसलिए कानून बनाए गए हैं। अब चलते हैं हम लोग, इसी आर्टिकल में हमने देखा था, अगर हम पिछली स्लाइड पर अगर जाएं तो कुछ बातें देख सकते हैं। ये देखो, हम लोगों ने पढ़ा था गांधीवादी सिद्धांत में 40, 43, 43 का बी, 46 और 47 और 48, इनको भी हमें देखना है। तो इनको अगर हमें देखना है तो देख लेते हैं इनको एक लाइन में। तो अगला जो आर्टिकल है वो हमारा कौन सा है? अगला जो आर्टिकल है हमारा वो है 43। अगला आर्टिकल कौन सा है? 43, अनुच्छेद 43। तो ये भी गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है, और गांधीवादी सिद्धांत संबंधित है तो महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत में किसका विकास किया जाए? कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए। तो कुटीर उद्योग का विकास हो, ऐसा कौन सिद्धांत कहता है? ऐसा सिद्धांत कहता है अनुच्छेद 43 कहता है। ऐसा कौन चाहता था? तो महात्मा गांधी चाहते थे। इसी के तहत अगर बात करें तो इसमें कहा गया है सबको काम पाने का अधिकार हो, काम पाने का अधिकार हो। तो सबको काम पाने का अधिकार भी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो देखते हैं 43 के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पास किया, जिसे 2 फरवरी सन 2006 को आंध्र प्रदेश से प्रारंभ कर दिया। इस नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम को आप नरेगा के नाम से जानते होंगे। 2 अक्टूबर 2009 को इस नरेगा को मनरेगा में तब्दील कर दिया गया। इस नरेगा कार्यक्रम में देखें तो काम पाने का अधिकार दिया गया है, 100 दिन का काम देने की सरकार गारंटी लेती है। इसी के अंतर्गत एक आर्टिकल है, अभी इसमें नहीं है, आर्टिकल 41 है, इसमें कहा गया है न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार। तो इसमें भी न्यूनतम वेतन की चर्चा करी गई है। कहा गया जैसे अपना उत्तर प्रदेश है तो नरेगा में एक दिन की दैनिक जो मजदूरी है वो 202 रुपए से बढ़ाकर 252 रुपए कर दी गई है। अलग अलग राज्यों में ये दर अलग अलग है। फिर हम चलते हैं एक अनुच्छेद जिसका नाम क्या है? अनुच्छेद 43 का बी। 43 का बी क्या कहता है? तो 43 के बी को देख लेते हैं हम लोग। 43 का बी कहता है सहकारी समितियों का गठन। तो सहकारी समितियों का गठन, तो सहकारी जैसे ग्राम पंचायत है ऐसे ही सहकारी समितियां हैं। तो सहकारी समितियों का गठन कब किया गया? तो पढ़ भी चुके हो आप लोग, 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब हम चलते हैं, इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अनुच्छेद 46 पर चलते हैं। अनुच्छेद 46 पर चलते हैं। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 46 कहता है कि जो भी हमारे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी आदि वर्ग के लोगों को क्या दिया जाए? विशेष प्रावधान दिया जाए। वो भी काहे का? शैक्षणिक प्रावधान। ऐसा कौन चाहते थे? तो महात्मा गांधी जी चाहते थे। अगली इसी में अगर बात करें हम लोग तो इसी में आर्टिकल अगला जोड़ा गया, अनुच्छेद 47। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 47। महात्मा गांधी जो हैं वो हमेशा चाहते हैं कि मादक पदार्थों का जो व्यापार है वो क्या कर दिया जाए? निषेध कर दिया जाए, या मादक पदार्थों का उत्पादन इतना ही किया जाए जो आयुर्वेद या दवाओं के लिए उपयोगी हैं, बाकी शेष इसका
उत्पादन रोक दिया जाए। तो महात्मा गांधी क्या चाहते हैं कि क्या सुधार किया जाए? तो मादक पदार्थों के व्यापार पर प्रतिबंध चाहते हैं, प्रतिबंध चाहते हैं। अगला अनुच्छेद जो है हमारा है महात्मा गांधी की सिद्धांत से या विचारधारा से जुड़ा हुआ, वो है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कहता है गाय या कह सकते हैं गौवंश, गाय हो या बछड़ा हो, इसके साथ साथ दुधारू जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध, हत्या पर प्रतिबंध। ये किस विचारधारा संबंधित है? गांधीवादी विचारधारा संबंधित है। महात्मा गांधी चाहते थे कि गौ हत्या पर क्या लगाया जाए? प्रतिबंध लगा दिया जाए। गौ हत्या पर ही नहीं, पूरे गौवंश पर, चाहे गाय हो या बछड़ा हो, इन सब की हत्या पर प्रतिबंध हो। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं। कल की कक्षा में हम 2 सिद्धांत पढ़ेंगे, एक जो होगा समाजवादी सिद्धांत और एक होगा हमारा उदारवादी सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा अगला जो वीडियो है लंबा हो सकता है। अगर उसी के तहत कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं, प्रश्न कुछ इस प्रकार से होते हैं, पूछेगा नीति निषेधक तत्वों को लेकर कुछ टिप्पणियां विद्वानों से की गई हैं, तो वो टिप्पणियां आपसे पूछी जा सकती हैं। तो हम उनको भी देखेंगे, किसने स्वर्ग कहा है, किसने चिक कहा है, किसने कहा कि अगर ऐसा लागू हो जाए तो धरती स्वर्ग हो जाएगी। इन सारी टिप्पणियों का देखेंगे, किस विद्वान का क्या कथन है, तो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप लोगों को फिर से मैं पुनः बताना चाहता हूं कि जो लोग इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, दीपावली से हम लोग इस बैच को लॉन्च कर रहे हैं। इस बैच में हमारी टीम के साथ कुछ लोग और जुड़ रहे हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का पूरा काम करेंगे। आपको किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अभी तक हम 2 लोग इस पर काम कर रहे थे, अब हमारे साथ पूरी टीम काम करेगी। इस टीम में हमारे साथ होंगे मैथ के सर, रीजनिंग के सर, और इसी में होंगे आपके हिंदी वाले सर जिनसे आप पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पूरी एक टीम है जो टेस्ट सीरीज कराएगी। इसके अलावा हम देखें तो इसमें यूपी स्पेशल लेकर मैं आ रहा हूँ। मंदिर की सीरीज आप देख ही रहे हैं, इसमें आपको मैंने बताया ही था। तो कल हम पूरी टीम के साथ उपस्थित होते हैं और आपको हमारी टीम बताएगी कि आपको आपके लक्ष्य तक कैसे पहुंचाएगी, किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है, कैसे एग्जाम को आपको क्रैक करना है। ये सारी चीजें लेकर हमारी टीम आपको विस्तृत रूप से बताएगी। आपको जब तक ठान लिया है हम लोगों ने, जब तक आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम नहीं रुकेंगे। अब आपको हमारे ही प्लेटफॉर्म में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, आपको किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा पूरी गारंटी के साथ, पूरे प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस सेट इस प्रकार कराए जाएंगे जो परीक्षा में ही आएंगे, ये पूरी गारंटी होगी वेदांत कंपटीशन क्लासेस परिवार की। तो आप लोग चैनल को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।